मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मैं अपने मायके अकेले जा रही हूँ। बड़ी सी गाड़ी जिसमें मैं पीछे बैठी हूँ और ड्राइवर गाड़ी चलाते जा रहा है। मेरा नाम सपना है। मैं अकेले ही अकेले अपने सवालों के घेरे में हूँ और अकेले ही अपना सफर तय कर रही हूँ। शादी से पहले अपने माँ बाप भाई बहन को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मेरे पापा अपने दामाद को पाकर बहुत खुश थे। उन्हें लगता था वह मेरे लिए हीरा ढूंढ लिए हैं। मैं भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी मीठी आवाज सबका मन मोह लेती है। सुंदर, सुशील, सादगी और संस्कार से भरा मेरा जीवन है। मुझे डांस करने का बेहद शौक है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, पर मेरे पापा ने मेरे इस शौक को दबा दिया। वह थोड़े पुराने ख्यालात के आदमी हैं। उन्हें लड़कियों का बाहर जाकर यह नाचना गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वह मुझे कहते, तेरे जितने भी सपने हैं शादी के बाद पूरा करना। मैंने भी अपने सपनों का गला घोट दिया और एक सेकंड तक न आने दी। अपने चेहरे पर मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। मेरे पापा जी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी एक पंडित को दी थी, क्योंकि वह पंडित सभी का रिश्ता करवाता था। उधर जो मेरा पति होने वाला था, उसके फैमिली ने भी उसी पंडित को अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा था। पंडित ने मेरा ही रिश्ता उनके फैमिली वालों को बताया। उनके फैमिली में उसकी सौतेली माँ, उसके पापा और उसकी दादी रहती थी। लड़के का नाम विवेक था। अभी वह चेन्नई में रहता था। उनका अपना खुद का कारोबार था। विवेक को सौतेली माँ से वैसा प्यार नहीं मिला जैसा सगी माँ देती है। विवेक के पैदा होते ही उसकी अपनी माँ चल बसी थी, जिसके कारण पिता भी उसे उतना प्यार नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था इसी के जन्म होते ही मेरी पत्नी चल बसी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। समय बिता सभी के कहने पर जिंदगी बहुत बड़ी है, दूसरी शादी कर लो, विवेक को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। विवेक की दादी के जिद करने पर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दादी विवेक पर जान छिड़कती थी। आखिरकार वह उसका इकलौता और लाडला पोता था। विवेक भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उसका हर कहा मानता था। विवेक की फैमिली बहुत ही रईस फैमिली थी। जब विवेक के लिए सपना के पिता को रिश्ता बताया गया तो उसने एक ही बार में हाँ कह दी। विवेक की दादी चाहती थी कि विवेक की शादी एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की से हो। विवेक की दादी उसके पिता और उसकी सौतेली माँ सपना को देखने उसके घर गए। उसकी दादी ने सपना को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। सपना की सादगी, उसकी सुरीली बातें और उसकी सुंदरता ने दादी का मन मोह लिया। दादी को लगा मेरे पोते के लिए यह लड़की परफेक्ट है। उधर इन सब बातों के बारे में विवेक को कुछ भी नहीं पता था। इतने बड़े खानदान में सपना का रिश्ता तय हो रहा है, यह जानकर सपना के पिता बहुत खुश थे। पर सपना लड़के को देखना चाहती थी। लड़के को बिना देखे और विवेक को बिना बताए ही दोनों परिवारों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। सपना जितनी चंचल स्वभाव की थी, विवेक उतना ही गंभीर स्वभाव का था। चेन्नई में विवेक की बिजनेस पार्टनर थी प्रिया। प्रिया बहुत ही साफ दिल की और खूबसूरत लड़की थी। जो दिल में वही जुबां पर। प्रिया को भारत की संस्कृति बहुत पसंद थी और उसकी यही अदा विवेक के दिल पर चढ़ गई थी। प्यार का तो पता नहीं, पर वह प्रिया की तरह अट्रैक्ट हो रहा था, जबकि प्रिया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिया विवेक को अपना दोस्त समझती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उधर दादी को अच्छी तरह से पता था कि विवेक शादी के लिए अभी तैयार नहीं होगा, पर दादी को यह भी पता था कि सपना जैसी लड़की हमेशा नहीं मिलती। दादी को पता था कि सपना विवेक की जिंदगी को खुशियों से भर देगी। उसने विवेक को फोन लगाया और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर विवेक को घर बुला लिया। विवेक दादी से बहुत प्यार करता था।
दादी की बीमारी की खबर सुनकर विवेक तुरंत ही घर आ गया। विवेक घर आकर तुरंत दादी के पास जाता है। दादी बहाना बनाकर बेड पर लेटी रहती है। विवेक उसे देखकर तुरंत कहता है, क्या हुआ दादी? आपको क्या लग रहा है? आपने अपनी तबीयत के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादी विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, बेटा अब मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जो आ गया है। दोनों आपस में बातें करते रहे। तभी दादी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए विवेक से कहा, बेटा विवेक, मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। विवेक बोला, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगा। दादी बोली, मरने से पहले तेरी बीवी को देखना चाहती हूँ, तू शादी कर ले। दादी की यह बात सुनकर विवेक चौंक गया। विवेक बोला, दादी आप यह क्या कह रही हैं? अभी आपको बहुत जीना है। और मेरी प्यारी दादी, मैंने तो अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। दादी बोली, बेटा यह तो तेरा प्यार है जो तू ऐसा बोल रहा है, पर जिंदगी का क्या भरोसा, और वैसे भी तेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है। दादी ने विवेक को बताया कि हमने लड़की देख ली है, वह बहुत ही खूबसूरत है, तुझे बहुत पसंद आएगी। विवेक अजीब सी कसमकस में फंस गया था। वह ना हाँ कह पा रहा था, ना ही ना कह पा रहा था। पर दादी के जिद करने पर वह दादी की बात टाल ना सका, क्योंकि दादी ने बचपन से ही उसे बेइंतहा प्यार दिया था। विवेक ना कहकर दादी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। विवेक भी दादी की खुशी के लिए शादी कर रहा था। उसने भी सपना को देखना जरूरी नहीं समझा। उधर सपना के पिता ने भी सपना की राय जानने की कोशिश नहीं की। दोनों परिवारों ने दोनों को एक दूसरे को दिखाए बगैर ही दोनों का रिश्ता तय कर दिया और शादी का डेट फिक्स कर दिया। सपना को लगा, चलो कोई बात नहीं, शादी के दिन देख लूंगी। लेकिन शादी के दिन भी सपना के अरमान पूरे नहीं हुए। सपना लाल जोड़े में लंबे घूंघट में थी और विवेक का चेहरा सहरा से ढका हुआ था। दोनों की विदाई भी हो गई, सपना का गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन अभी तक सपना और विवेक एक दूसरे को ना ही देखे थे ना ही बात किए थे। जो भी रस्में बची होती है उसे पूरा करने के बाद सपना को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है। सपना भारी भरकम गहने और लहंगे के बोझ और दिन भर की हलचल से पूरी तरह से थककर चूर हो गई होती है। जैसे ही सपना कमरे में जाती है, सबसे पहले अपना घूंघट ऊपर करती है और कमरे को चारों तरफ से देखती है और कहती है, बाप रे, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा तो हमारा पूरा घर होगा। और फिर दीवार के सहारे बिस्तर में बैठकर आंख बंद करके आराम करने लगती है, या यूं कहे कि अपने पति विवेक का इंतजार करने लगती है। सपना के मन में अजीब सी बेचैनी होते रहती है कि उसका जो पति है वह दिखने में कैसा होगा। उससे बात करने के लिए वह बेताब रहती है। उधर घर के सारे लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। विवेक अपने पापा मम्मी से मिलने जाता है और उनसे मिलकर वह सीधे दादी के कमरे में जाता है। दादी भी दिन भर के भाग दौड़ से पूरी तरह से थक चुकी होती है। विवेक दादी के पास थोड़ी देर बैठता है। दादी को थका हुआ देखकर विवेक दादी से कहता है, चलो दादी अब आप आराम करो, मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर देता हूँ। दादी कहती है, मैं सोऊंगी तो आराम लग जाएगा, मेरी चिंता ना कर, बहू कमरे में अकेली होगी, तू जा। पर विवेक नहीं मानता, वह दादी के पैरों में मालिश करने लगता है। दादी विवेक को एकटक देखते रहती है और पूछती है, तू खुश तो है ना? विवेक हल्का सा मुस्कुराते हुए, दादी आप खुश हैं ना? दादी खुशी से चहकते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। विवेक बोला, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। दादी विवेक को बोली, बेटा अब बहुत रात हो गई है, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, अब तुम जाओ। विवेक अपने कमरे में जाता है। उधर सपना पूरी तरह से थकी हुई थी। विवेक जब कमरे में जाता है तो सपना का नींद पड़ चुका होता है। सपना का चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ होता है, सिर्फ उसका गुलाबी होंठ दिख रहा होता है।
इधर विवेक के दिमाग में अजीब सा कश्मकश चलते रहता है। वह कमरे में जाता है और बेड के साइड से एक तकिया लेकर सोफे पर लेट जाता है। कहीं ना कहीं विवेक के दिमाग में प्रिया का ख्याल गूंजते रहता है। इधर से उधर करवट बदलते हुए ना जाने कब उसका भी नींद पड़ जाता है। सुबह सपना का नींद जल्दी खुल जाता है। उसकी नज़र सोफे पर सो रहे उसके पति विवेक पर पड़ती है। उसकी नज़र कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर ही ठहर जाती है। विवेक दिखने में बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं का राजकुमार हो। वह जी भर के विवेक को पहली बार देख रही होती है। इधर ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाता है तो सपना की तंद्रा टूटती है। हजारों सवाल घूमते रहता है सपना के दिमाग में कि कैसे सामना करेगी वह अपने मायके वालों का। थोड़ी देर में ही वह अपने मायके के चौखट पर खड़ी होती है। सामने सभी उसके मम्मी पापा, भाई बहन और सहेलियां उसका इंतजार करते खड़े हुए थे। सभी के होठों पर सिर्फ एक ही सवाल, कैसी है, खुश है ना? दामाद जी कैसे हैं और कहाँ हैं? सहेलियां मजाक करते हुए सपना से बोलती हैं, पहली रात कैसे कटा, क्या गिफ्ट दिया जीजा जी ने, और न जाने क्या क्या सवाल पूछती हैं। अब सपना क्या बताती सबको। शादी को 2 दिन हुए थे और अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना ही ढंग से देखे थे ना ही बात किए थे। बस एकाध बार ही बात हुआ होगा, वह भी हाँ और ना में। सपना बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वह विवेक के बारे में बताकर अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। वह अपनी अंदर की उदासी को छुपाते हुए सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो, और सबको बहाने बनाते हुए बोली, विवेक को कोई जरूरी काम था जिसके कारण वह नहीं आ पाए, मुझे ड्राइवर के साथ भेजे हैं। सपना हंसी खुशी एक दिन अपने मायके में रही, फिर दूसरे दिन अपने ससुराल चली गई। सपना का मन बहुत ही विचलित था। वह सोच में डूबी हुई थी कि आखिरकार विवेक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी क्या गलती है? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? इसी ख्याल में डूबी वह अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, बहुरानी, आपको सभी बाहर खाने पर बुला रहे हैं। वह नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर नीचे डाइनिंग रूम पर पहुंची, जहां डाइनिंग मेज पर उनके सास ससुर और दादी माँ इंतजार कर रही थी। सपना ने सबसे पहले जाकर सभी का चरण स्पर्श किया। दादी माँ आशीर्वाद देते हुए बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो, और बोली, बैठो बेटा। सपना ने चारों तरफ नजर घुमाई पर विवेक उसे वहां नजर नहीं आया। दादी सपना की नजरों को देखकर समझ जाती है कि वह विवेक को ढूंढ रही है। वह कहती है, विवेक भी आ रहा है। इतने में विवेक रेडी होकर ऊपर से नीचे आता है और अपने मम्मी पापा और दादी से कहता है, मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सपना का तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी कहती है, पर बेटा अभी तो शादी को 2 ही दिन हुए हैं। विवेक कहता है, दादी माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं अपने जरूरी अधूरे काम को छोड़कर आया हूँ। नहीं गया तो बहुत नुकसान होगा। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतने में पापा जी पूछते हैं, कब जाना है? विवेक बोला, अभी तुरंत। यह सुनते ही सपना की आंखों से पानी छलक जाते हैं। यह कहते ही वह अपनी दादी के तरफ देखता है तो उसकी नजर पड़ती है दादी के बगल में बैठी सपना पर, जो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। उसके आंखों से पानी छलक रहा होता है और एक टक उसे ही देख रही होती है। विवेक के देखते ही वह अपनी नजरें झुका लेती है। विवेक भी उससे नजरें फेर लेता है और अपने कमरे में सामान पैक करने चला जाता है। हालांकि विवेक का जाना जरूरी नहीं था, बस वह यहाँ से दूर जाना चाहता था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ना चाहते हुए भी सभी के सामने सपना की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। सपना के यह आंसू सवाल कर रहे थे कि मेरी क्या गलती है। सपना की आंखों से आंसू बहते देख
दादी का दिल कचोट गया। उसे ऐसा लगने लगा कि सारी गलती मेरी है। उसी ने विवेक को सपना से शादी करने के लिए मजबूर किया और सपना की जिंदगी बर्बाद कर दी। सपना दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है कि जाते समय विवेक उससे बातें कर ले या यह बता दे कि वह कब तक वापस आएगा। सपना के कमरे में जाते तक विवेक अपना सारा सामान पैक कर चुका था और बस निकलने ही वाला था। सपना कमरे में जाती है, दोनों की नजरें मिलती है। कितना कुछ कहना चाहती थी सपना उससे, अपने पति से पूछना चाहती थी कि क्यों वह ऐसा कर रहा है, पर किस हक से। एक अजीब सी बेचैनी थी सपना के मन में जो साफ देखी जा सकती थी। विवेक अपना बैग उठाता है और सपना के सामने से चले जाता है। तभी ऐसा लगता है जैसे विवेक के कदम रुक गए हैं। सपना पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि सपना का साड़ी का पल्लू विवेक के घड़ी में फंस चुका है और विवेक उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, पर उससे निकल नहीं रहा। सपना पास आती है और कहती है, मुझे दीजिए, मैं निकाल देती हूँ। कितनी मीठी आवाज थी सपना की। पहली बार विवेक ने इतने पास से और इतनी मीठी आवाज सुनी थी सपना की। सपना जैसे ही साड़ी का पल्लू उसके घड़ी से निकालती है, विवेक अपना बैग लिए बाहर की ओर चले जाता है। एक बार भी सपना की तरफ नहीं देखता। विवेक जल्दी जल्दी अपना कदम आगे बढ़ाता है और एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाता है। सपना दौड़कर विवेक को देखने के लिए दरवाजे पर निकलती है और तब तक उसे देखते रहती है जब तक विवेक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। ना चाहते हुए भी सपना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। विवेक के जाने के बाद सपना उदास सी रहने लगी। हंसती मुस्कुराती चंचल सपना अब खामोश सी हो गई थी। वह दिन ब दिन कमजोर होते जा रही थी। उसकी सुंदरता धीरे धीरे मुरझाती जा रही थी। सपना के सास ससुर को उससे कोई मतलब न था, पर दादी सपना को बेइंतहा प्यार देती, जैसे वह विवेक को प्यार देती थी, उससे भी कहीं ज्यादा वह अब सपना को प्यार देने लगी। सपना जब दादी के पास रहती तो उसका मन हल्का रहता, वह खुश रहती। दादी सपना की बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी। सपना कमरे में अकेले यह सोचती, विवेक भले मुझसे बात नहीं करता था पर कम से कम इस घर में तो था। मैं चोरी छुपे उसे देख तो लेती थी, पर उसके ना होने से यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। सपना अपने आप से सवाल करती कि विवेक उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अगर वह मुझे पसंद नहीं कर रहा था तो उसे मुझसे शादी नहीं करना था। मैं तो उसे एक नज़र में ही पसंद करके उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और विवेक को गए हुए 6 महीने हो गए थे। फोन पर बात करता तो सिर्फ अपने फैमिली वाले से ही, ज्यादातर दादी माँ से बात करता था। वह भी महीने में 1-2 बार, पर मेरी सासू माँ और मेरी दादी सास विवेक के सामने मेरा जिक्र कर ही देते थे कि आज सपना ने यह बनाया, सपना यहाँ घूमने ले गई थी। उसे खबर मिल जाती थी मेरे बारे में। कभी कभार पापा जी से बात करते तो पापा जी चिल्लाकर कह देते, बहू से भी बात कर ले। मैं अपने हाथ में फोन लेती और हेलो कहते ही फोन कट कर देता था। मैं उन लोगों से कहती, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा कह रहा है। पर दादी माँ उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थी, वह सारी बातें समझ जाया करती थी। दादी को इस शादी वाले फैसले से बहुत दुख होता था। उसे लगता था मैंने फूल सी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। सपना का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। वह रोज उसकी राह देखती थी, आ जाएगा, आज तो वह जरूर आएगा। बस इसी आस में उम्मीद लगाए हुए बैठी थी, पर उसका इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी को मेरे बारे में और अपने पोते के भविष्य के बारे में सोचकर अब चिंता होने लगी। वह अपने आप को दोषी समझने लगी और धीरे धीरे इसी वजह से वह बीमार पड़ने लगी।
दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार तो मुझे अपने मायके में भी अपने माता पिता भाई बहन से नहीं मिला था, जितना प्यार इन 6 महीनों में दादी ने मुझे दिया था। मुझे विवेक की कमी नहीं होने देती। पर एक नई नवेली दुल्हन की अपने पति से दूर होने की विरह को एक वही पत्नी समझ सकती है जिसके साथ यह बीता हो। घर के सभी सदस्यों ने विवेक को सुधारने और उसकी पत्नी की अहमियत बताने के लिए एक फैसला लिया कि अब से विवेक से फोन पर कोई भी बात नहीं करेगा। महीने बीत गए, किसी ने विवेक से बात नहीं की। विवेक का कॉल आता पर कोई नहीं उठाता। एक दिन महीने बाद दादी ने फोन उठाया, थोड़ा बहुत बात किया, उसमें भी उसने सपना और धीरे दादी को मेरे बारे में और अपने पोते के भविष्य के बारे में सोचकर अब चिंता होने लगी। वह अपने आप को दोषी समझने लगी और धीरे धीरे इसी वजह से वह बीमार पड़ने लगी। दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार तो मुझे अपने मायके में भी अपने माता पिता भाई बहन से नहीं मिला था, जितना प्यार इन 6 महीनों में दादी ने मुझे दिया था। मुझे विवेक की कमी नहीं होने देती। पर एक नई नवेली दुल्हन की अपने पति से दूर होने की विरह को एक वही पत्नी समझ सकती है जिसके साथ यह बीता हो। घर के सभी सदस्यों ने विवेक को सुधारने और उसकी पत्नी की अहमियत बताने के लिए एक फैसला लिया कि अब से विवेक से फोन पर कोई भी बात नहीं करेगा। महीने बीत गए, किसी ने विवेक से बात नहीं की। विवेक का कॉल आता पर कोई नहीं उठाता। एक दिन महीने बाद दादी ने फोन उठाया, थोड़ा बहुत बात किया, उसमें भी उसने सपना के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। ऐसा 1-2 बार हुआ। विवेक के मन में अब बेचैनी होने लगी कि दादी माँ सपना के बारे में क्यों कुछ नहीं बात कर रही है। उसने पूछा, घर में सभी लोग कैसे हैं? दादी उसकी बातों का मतलब समझ गई। दादी ने कहा सब ठीक है और फोन काट दिया। अक्सर विवेक की आंखों में सपना का वह रोता हुआ चेहरा याद आता, उसका दिल भी दुखी हो जाता। एक बार आदित्य के सभी पार्टनरों के साथ उसकी एक जरूरी मीटिंग होती है। उसके बाद एक बड़े होटल में पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में प्रिया भी शामिल रहती है। पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए सभी लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें जिसकी बारी आएगी उसे यह बताना होगा कि वह किसे पसंद करता है और प्यार करता है। एक एक करके सबकी बारी आती है। तभी प्रिया की भी बारी आ जाती है। सब लोग प्रिया से कहते हैं, बताओ प्रिया, तुम किसे पसंद करती हो और किसे प्यार करती हो? प्रिया कहती है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी फ्रेंड कहती है, अपनी आंखें बंद करो, सबसे पहले जिसका चेहरा तुम्हें नजर आएगा उसी से तुम्हें प्यार है। प्रिया आंखें बंद करती है। उसे सबसे पहले विवेक का चेहरा नजर आता है। वह आंखें खोलती है और बोलती है, विवेक। प्रिया की बातें सुनकर विवेक हैरान हो जाता है। प्रिया विवेक के पास जाती है और कहती है, यह कब और कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता, पर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सब लोग तालियां बजाते हैं और कहते हैं, अरे विवेक, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। विवेक को भी अब तक यही लग रहा था कि वह प्रिया की तरफ अट्रैक्ट है, पर प्रिया के प्रपोज करने के बाद विवेक के मन में अजीब सी बेचैनी हलचल होने लगी। उसके आंखों के सामने सपना का खूबसूरत मासूम सा आंखों में पानी भरा चेहरा याद आ रहा था। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया के बातों का वह किस तरह से रिएक्ट करे। प्रिया मुस्कुरा कर बोली, हे विवेक, व्हाट हैपेन? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? कुछ समय पहले तक तो विवेक प्रिया के मुंह से यह सुनने के लिए बेताब था, पर प्रिया ने आज खुद से इजहार किया तो पता नहीं विवेक को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक ने अपनी आंखें बंद की तो सपना का चेहरा उसके आंखों के सामने घूम जाता है। सपना। वह एकदम से बोल पड़ता है। विवेक के मुंह से सपना का नाम सुनकर प्रिया पूछती है, यह सपना कौन है? विवेक।
सपना, मेरी बहुत खूबसूरत मासूम पत्नी, विवेक के मुंह से खुद ब खुद निकलता है। प्रिया बोलती है, ओह तो तुम शादीशुदा हो? माई बैड लक। प्रिया को देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा था कि वह विवेक से थोड़ा भी प्यार करती है। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इन बातों का कि विवेक शादीशुदा है। प्रिया को देखकर विवेक को समझने में जरा भी देर नहीं लगता कि यह तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। असली प्यार तो वह है जो वहाँ सपना कर रही है मुझे मेरे बगैर, मेरा वापस आने का इंतजार। विवेक के मन में जितने भी गलतफहमियां थी वह सारी दूर हो जाती है। उसे आज असली प्यार का मतलब पता चलता है। सपना का मेरी बिना मौजूदगी के मेरे घर में रहना, मेरे घर वालों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इसी को असली प्यार कहते हैं। आज विवेक यह जान गया था और उसके दिल में सपना के लिए प्रेम और सम्मान और बढ़ गया था। विवेक बिना देरी किए अपने घर के लिए फ्लाइट बुक कर लेता है और रातों रात ही अपने घर पहुंच जाता है। रात में विवेक जब घर पहुंचता है तो गेट कीपर दरवाजा खोलता है। वह चौंक जाता है और खुश होकर बोलता है, साहब आप अचानक इतनी रात को? घर पर सब लोग कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे, खासकर सपना बिटिया। विवेक चौकीदार से कहता है, अभी किसी को मत बताना, गेट बंद कर दो, मैं अंदर जाता हूँ। सपना पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह रात में दादी के पास बैठकर उसे उसकी दवाइयाँ वगैरह खिलाकर अपने कमरे में जाया करती थी। उस दिन भी सपना रात को दादी की सेवा करके अपने कमरे में गई। वह रेशमी पीले कलर का सूट पहनी हुई थी। रेशम जैसे खुले लंबे बाल लहरा रहे थे। अपने कमरे में जाकर वह विवेक की तस्वीर को पकड़कर अपने सीने से लगाकर सोया करती थी। विवेक आधी रात को अपने कमरे में चुपके से दरवाजा खोल धीरे पाँव अंदर जाता है ताकि अगर सपना सोई हो तो उसका नींद ना टूटे। अंदर जाते ही देखता है सपना का रेशमी जुल्फ उसके चेहरे को ढका हुआ था। वह अपने सीने में दोनों हाथों से किसी तस्वीर को पकड़े सोई हुई थी। विवेक पूरे कमरे को देखता है जैसा वह कमरे को छोड़कर गया था। सारी चीज वैसा का वैसा उसे मिलता है। अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ती है तो वह देखता है उसकी तस्वीर वहां पर नहीं है। उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगता कि सपना उसी की तस्वीर को अपने गले से लगाकर सोई है। सपना का यह प्यार देखकर उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कहते हैं सच्चे दिल से जब कोई किसी को प्यार करता है तो उसकी नजदीकी सामने वाले को महसूस हो जाती है। सपना भी विवेक को दिलो जान से प्यार करती थी और हर पल उसके आने का इंतजार कर रही थी। विवेक की मौजूदगी उसे महसूस हो गई। अचानक वह नींद से जाग पड़ी और बोल पड़ी, विवेक। आंखें खोली तो विवेक सामने खड़ा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलने लगी और दोबारा सामने देखी। फिर से उसे विवेक नजर आया। अब वह बेड से उतरकर थोड़ा आगे विवेक के पास आकर खड़ी हुई और उसके चेहरे पर अपने हाथ बढ़ा रही थी। विवेक उसकी सादगी और सुंदरता को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। तभी सपना के हाथ विवेक के गालों पर जाता है। यह सच है जानकर सपना की खुशी का ठिकाना नहीं था। सपना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। विवेक सपना के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और उसे जी भर के देखने लगता है। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं हटाते। दिल और आत्मा को जैसे सुकून मिल गया हो। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें खुशी के आंसू से भर आते हैं। विवेक मन ही मन सोचता है, यह वही चेहरा है जिससे वह दूर भाग रहा था। आज वह उसे अपने सीने में छुपा लेना चाहता है। सपना के बेहिसाब प्यार से उसका दिल पुलकित हो उठता है। उसके दिल से आवाज आती है, सपना मेरी जान। दोनों का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे उछलकर अभी बाहर आ जाएगा। सपना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्या कहे। विवेक से बात भी करे
तो क्या बात करें। आखिर किसी प्रकार का कोई हक भी तो नहीं दिया था। विवेक ने अब तक उसे विवेक सपना के मन की बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसकी बेचैनी, उसके होठों पर जो सवाल था, वह सब विवेक को समझ आ रहा था। सपना अभी भी विवेक को छू छू कर देख रही थी। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि विवेक अब उसके सामने है। सपना बड़े सादगी से विवेक से पूछती है, आप सचमुच आ गए? विवेक उसकी तड़प और प्यार को देखकर एक बार फिर से रो पड़ा और रुंधे गले से बोला, हाँ सपना, मेरी जान, मैं सच में यहाँ तुम्हारे पास हूँ। विवेक के मुंह से इतना सुनते ही सपना उसे अपने गले से लगा लेती है और चीख चीख कर रोने लग जाती है और सवाल पर सवाल करती है, कहीं आप मुझे दोबारा छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? कितने दिनों के लिए आए हैं? सपना के मन में अपने आप को खोने का डर और उसके मन में छिपे प्यार को देखकर विवेक सोचता है, मैं कितना पागल था जो इतनी खूबसूरत और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली पत्नी को छोड़कर गया था। इसको इतना तड़पाया और तरसाया हूँ जिसमें इसकी कोई गलती नहीं है। विवेक भी उसे कस के गले लगा लेता है और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, जान मेरी, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। यह सुनते ही सपना झट से किचन की ओर दौड़ती है और अपने विवेक के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। उसका बस चलता तो वह विवेक की सारी फेवरेट चीज अभी ही बना डालती। उसके प्यार में शुद्ध बुद्ध खोई सपना कर कुछ रही थी, हो कुछ और जा रहा था। उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सब गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि दिमाग तो विवेक पर अटका हुआ है। वह रोटियां बेल रही होती है। पीछे से आकर विवेक दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ लेता है। विवेक के छुअन से सपना की तो जैसे सांसें ही थक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ना चाहते हुए भी सपना की आंखों से आंसू छलक आते हैं। विवेक उसे अपनी हथेलियां में ले लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इन मोतियों जैसे आंसू को मत गिरने दो सपना, अब बस भी करो। सपना विवेक की बातों को सुनकर अपना कदम पीछे ले लेती है और कहती है, पहले तो बिना बताए चले गए, मुझे बिना गलती की सजा दी। क्या कसूर था मेरा जो मुझे इतनी बड़ी सजा दिए? बिरहा और वेदना की आग में जलाएं? हो सकता है कल को आप फिर वापस चले जाओ। इस बार मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, खुद को ना समेट पाऊंगी। अभी तक मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा है। अब दोबारा मैं टूटना और बिखरना नहीं चाहती। सपना चिख चिख कर रोते हुए बोलती है। सपना की यह सारी बात विवेक चुपचाप सुनते रहता है। सपना की बातों में छुपा दर्द, तकलीफ, पीड़ा वह महसूस कर पा रहा था। पूरे 6 महीने की खामोशी को सपना ने आज तोड़ी थी। सपना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विवेक सपना के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। सपना से कहता है, प्लीज सपना, एक बार मेरी तरफ देखो। विवेक के आवाज में भी दर्द और तकलीफ साफ दिखाई दे रहा था। सपना अपने आंसू भरी निगाहों से विवेक की तरफ देखती है। विवेक अपने हाथों में सपना का हाथ लेकर कहता है, सपना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे वह मंजूर है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर क्यों भाग रहा था, या यूँ कहूँ कि मैं खुद से ही भाग रहा था। सपना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी अचानक से तय कर दी थी। मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं था, बस अपनी मम्मी पापा और दादी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे शादी करने से मना नहीं कर पाया। और दूसरी वजह थी प्रिया। प्रिया का नाम सुनते ही सपना को तकलीफ होती है, पर विवेक उसे समझाते हुए कहता है, प्रिया मेरी बिजनेस पार्टनर है और वह सिर्फ मेरी दोस्त है, पर कुछ समय के लिए मुझे लग रहा था जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ। इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता, मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैं बड़े ही असमंजस में फंस गया था कि अगर मैं प्रिया को पसंद करता हूँ तो तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ।
जब तुम्हें देखता और तुम्हारी गिली आंखों को देखता तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता था। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। इन बीते 6 महीनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब तुम मुझे याद ना आई हो। तुम मेरे दिल के करीब होती गई और धीरे धीरे प्रिया मुझसे दूर होती गई। मुझे समझ आ गया कि प्रिया सिर्फ मेरी पसंद है, क्योंकि जब प्रिया ने अपने प्यार का इजहार मुझे किया तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। और उसी समय तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। सपना, प्यार तो वह है जो तुम मुझसे करती हो। इतनी दूर रहकर भी तुम मेरे दिल में बस गई हो। सपना, जब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो, भरोसा हो, तभी तुम मुझे अपनाना और प्यार करना। मैं सारी उम्र तुम्हारे इंतजार में काट दूंगा। उसकी बातें सुनकर सपना उसे अपने गले से लगा लेती है और चुपके से उसके कानों में कहती है, बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं। विवेक भी उसे अपनी बाहों में कस कर भर लेता है। दोनों के बीच जितने भी गिले सीकवे थे सारे आंसुओं के धार में बह गए। सपना बोली, खाना ठंडा हो रहा है, आपको बहुत जोरों की भूख लग रही होगी। विवेक बोला, मुझे खाने की भूख नहीं, अब तुम्हारी भूख लगी है। मेरी प्यास और भूख दोनों मिटा दो। विवेक की बातें सुनकर सपना शर्म के मारे पानी पानी हो गई। विवेक सपना को अपने गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। सपना फिर से दुल्हन की तरह तैयार होकर आती है। आज सपना ने अपने हिस्से की सारी खुशियां पा ली थी। दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अगली सुबह सपना नहा धोकर रेडी होकर दुल्हन की तरह तैयार होकर हंसती खिलखिलाती आंगन में तुलसी चौरे में पूजा करती रहती है। मम्मी पापा और दादी सभी देखकर हैरान रहते हैं कि सपना आज इतनी खुश क्यों है। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं होती कि उनका बेटा घर आ चुका है। तभी विवेक रेडी होकर आकर अपनी दादी और माता पिता का पैर छूता है। दादी विवेक को देखकर बहुत खुश होती है। दादी विवेक को देखकर समझ जाती है कि सपना आज इतनी खुश क्यों है। सपना भी पूजा करके आती है और दोनों फिर से माता पिता और दादी का आशीर्वाद लेते हैं। घर में फिर एक बार जश्न मनाया जाता है। सपना ने अपनी जिंदगी में जितने भी त्याग और बलिदान किए थे, उन सारे त्याग और बलिदानों को विवेक ने खुशियों में बदल दिया। एक एक करके सपना के सारे सपने पूरे कर दिए। सारी खुशी उसके कदमों में लाकर रख दी विवेक ने। विवेक सपना को अपने साथ चेन्नई लेकर चला गया। एक दिन सपना टीवी पर कथक नृत्य को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके पैर भी थिरक रहे थे। यह देखकर विवेक को थोड़ा सा शक हुआ कि सपना को डांस करने का बहुत शौक है। उसने सपना से बिना पूछे डांस टीचर घर पर ही बुला लिया। सपना डांस टीचर को देखकर विवेक से बोली, यह कौन है? विवेक बोला, डांस टीचर, आज से तुम घर में डांस की प्रैक्टिस करोगी। सपना खुशी से दौड़ के विवेक को अपने गले से लगा लिया और कहा, सच में? सपना के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। विवेक ने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आज सपना बहुत बड़ी डांस टीचर है। उसका खुद का एक अपना डांस इंस्टीट्यूट है। वह कोई पहचान की अब मोहताज नहीं। सपना और विवेक की 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। विवेक ने जब तक प्यार नहीं किया तो नहीं किया था, पर जब प्यार किया तो दुनिया की सारी खुशियां लाकर सपना के कदमों में रख दिया। सपना और विवेक की दुनिया अब खुशियों से भरी है। अपने परिवार में दोनों बहुत खुश है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।